हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरे हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की होता क्या है। आज अपन बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस प्रयोग में देखा गया और क्या क्या उस प्रयोग में देखा गया। मैं बात पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो है खोज हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल था हर्ट्ज का। हेनरिक हर्ट्ज जो थे उन्होंने एक प्रयोग किया था। ये प्रयोग उन्होंने 1887 में किया था और 1887 में जब उन्होंने ये प्रयोग किया था तो उन्होंने ये पाया था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है, मतलब एक कैथोड और एक एनोड का कॉम्बिनेशन, उसके बीच में अगर अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाए तो करंट ज्यादा बहती है। लेनार्ड और हॉलवॉक्स जो थे उन्होंने इस प्रयोग को चेक करने के लिए कि अल्ट्रावायलेट क्यों बाकी क्यों नहीं, 1888 में ये प्रयोग किया, 1888 में ये प्रयोग किया और इस प्रयोग की सहायता से जो उन्होंने पाया ये समझाने में पूरी फिजिक्स करीब करीब 20 साल तक विफल रही। 1905 के अंदर आइंस्टीन ने इसको समझाने में सफलता पाई, मगर पूरा एक्सप्लेनेशन वो भी 1913 तक कर पाए थे, तो बहुत लंबा टाइम तक रहा। आपको यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर 1888 का प्रयोग है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी वो 1891 में हुई थी। तो उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि जो लाइट गिरने से मेटल सरफेस से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये तो 1891 में जे थॉमसन की खोज के बाद, मतलब 3 साल बाद, प्रयोग के 3 साल बाद पता चला कि वहां से निकलने वाली चीज इलेक्ट्रॉन है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसी कारण यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वर्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा का उपयोग इस प्रयोग में ज्यादा किया जाएगा। तो देखें कि प्रयोग था क्या। तो प्रयोग क्या था उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रयोग का एपरेटस कैसा था। इस प्रयोग का जो एपरेटस था उस एपरेटस के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हर्ट्ज के प्रयोग पर आधारित था। तो एक कैथोड, ये कैथोड है P1 प्लेट। ये P1 प्लेट अलग अलग धातुओं की ली जा सकती थी, जैसे सीजियम की एक फेवरेट रहती है वैज्ञानिकों की, सीजियम की ली जा सकती है, सोडियम की ली जा सकती है, कोई भी मेटल की ली जा सकती है। देन इसके सामने दूसरी साइड एक दूसरी प्लेट लगाई हुई है P2, ये एनोड है। P2 कौन है हमारा, आमतौर पर एनोड। ये जो P2 है, इस P2 की प्लेट कोई सी भी ले लो, एक प्लेट कोई सी भी लेकर के रख सकते थे आप। आपको P2 की प्लेट का कौन सा मेटल है उस पर ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जो भी खेल है वो सारा P1 प्लेट का ही है। इसमें चूंकि P1 प्लेट पर लाइट देनी है तो यहाँ पर एक खिड़की लगी रहती थी, ये खिड़की लगी, इस खिड़की से इसमें से लाइट आती थी, ये लाइट आ गई, इसके ऊपर फोटॉन्स। ये जो फोटोन आते थे इनकी इंटेंसिटी, हिंदी में कहें तो तीव्रता आई, वो पहले से अपने को पता होती थी कि कितनी आई। देखो तीव्रता का मात्रक होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब एकांक क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा या शक्ति को लेकर के आ रहा है प्रति सेकंड, है ना। तो ये हमारे पास में इसका मात्रक है। तो आपको अगर सरल शब्दों में तीव्रता का मतलब समझाऊं तो मान लीजिए कहीं पर आपके कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही है, तो एक जगह पर कुछ लाइट आ रही है, 2 ट्यूबलाइट अगर जला दोगे तो डबल लाइट आ जाएगी उस जगह पर, सही है। तो इसको हमारी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में कहेंगे कि तीव्रता डबल होगी, तीव्रता डबल होगी। तो अमाउंट ऑफ लाइट, तो तीव्रता कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उसको बताती थी। और साथ में चूंकि यहाँ पर आपको पता है दहली आवृत्ति का कॉन्सेप्ट लगता था, इसलिए इसकी आवृत्ति भी पता होनी चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए थी, और वो हमें न्यू फ्रीक्वेंसी भी पहले से पता होती थी। और कंडीशन अप्लाई क्या थी, न्यू का मान न्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति थी उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला काम, अगले काम में यहां पर जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, उस फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर करंट बहेगी। उस करंट का मापन करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ होता था,
जो छोटी से छोटी करंट को नापने में एलिजिबल होता था। नेक्स्ट, अब इनके बीच में लगानी है बैटरी। ये बैटरी लगाने का अरेंजमेंट है, 2 पॉइंट्स हैं x1 x2 और y1 y2। यहां से एक बैटरी को इस तरीके से इसमें एक ये लगा दिया हमने रियोस्टेट, और इस रियोस्टेट के इस साइड में हमने लगा दी एक बैटरी। ये बैटरी करीब करीब 10,000 वोल्ट की होती है। 10,000 वोल्ट की बैटरी को हाई टेंशन बैटरी कहा जाता था, HT बैटरी, हाई टेंशन बैटरी कहा जाता था। इन दोनों में हम जो वोल्टेज यहाँ पर लगाने वाले हैं, इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं जो हमें बताएगा इस रियोस्टेट वाला आगे पीछे करके अपन वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहे हैं तो ये कितनी वोल्टेज इस पर आपने लगाई, उसको ये नाप करके आपको बताता था। अब आपने जो वोल्टेज लगाई उसकी पोलैरिटी आप 2 तरीके से कर सकते थे। पहला, आपने x1 को y1 और x2 को y2 से जोड़ दिया, जैसा यहाँ यही तार जोड़ दी, तो ये इधर वाला टर्मिनल प्लस का है तो ये प्लेट प्लस की और वो सामने वाली माइनस की बन जाती थी। मतलब ये एनोड और वो कैथोड बन जाता था। जब भी मैंने बताया था कि ये कैथोड है वो एनोड। आमतौर पर प्रयोग में हमें ऐसी व्यवस्था भी आवश्यक है करनी कि इस साइड वाली को एनोड और उस साइड वाली को कैथोड बनाए, मतलब इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव प्लेट में बनाना आवश्यक होता है। प्रयोग में ऐसी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है वो अभी बताएंगे, मगर मेनली आवश्यकता क्या है, ये माइनस की रहे। तो माइनस की रखने के लिए अपन कैथोड बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, तिरछा जोड़ेंगे। x1 को तो जोड़ेंगे y2 से और x2 को जोड़ेंगे y1 से। जैसा मैंने कहा इनके अंदर प्रयोग में ये व्यवस्था थी, इसको घुमा करके x1 को y1 से और x2 को y2 से जोड़ा जाता था। मींस इट इज अ 4 वे की, ये चतुर जो है की कुंजी होती थी। ठीक है, चतुष्कुंजी को लगा करके ये प्रयोग करवाया जाता था। अब इस प्रयोग के अंदर ये हमारे प्रयोग का डेमोन्स्ट्रेशन तैयार है। आप चाहें तो इसकी बनावट में लिख भी सकते हैं कि भाई इसमें एक निर्वात नली होती थी, इट इज अ वैक्यूम ट्यूब जिसमें 2 प्लेटें P1 और P2 होती थी, इन विच वी हैव 2 प्लेट्स P1 एंड P2। प्लेट P1 डिफरेंट मटेरियल्स की कलेक्ट जो है ली जा सकती थी। प्लेट P1 कैन बी यूज्ड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। प्लेट P1 पर लाइट को डालने के लिए इसमें एक खिड़की लगी होती थी। A window is connected in it to for incidence of light on plate P1। जो लाइट आती थी उसकी तीव्रता और आवृत्ति पहले से हमें पता होती थी। The frequency and intensity of incident light is calculated by us before the experiment, है ना। Then इसके अंदर जो है वोल्टेज का अरेंजमेंट करके और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर लगा होता था। We connect a voltage source and a voltmeter in it, और एक करंट का मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर लगा हुआ होता था। माइक्रोमीटर इज आल्सो कनेक्टेड इन इट टू मेजर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और जो पोलैरिटीज को है x1 x2 y1 y2 जो 4 वे की है, उसकी सहायता से प्लेटों की पोलैरिटी, ध्रुवणता को नियंत्रित किया जा सकता था। बाय द कनेक्शंस बिटवीन x1 x2 y1 y2 वी कैन कंट्रोल द पोलैरिटी ऑफ प्लेट्स। ये इसका अपन कंस्ट्रक्शन इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो इसने करंट नापी, ये जो करंट नाप रहा है उसका नाम है स्मॉल आई। तो कैपिटल आई तो वहां पर नहीं लिया तीव्रता। यहाँ जो करंट ये नापेगा इसका नाम है स्मॉल आई, और स्मॉल आई को कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रयोग में क्या क्या मिला उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि उन प्रयोगों के प्रेडिक्शंस के बारे में, ऑब्जर्वेशंस के बारे में मैं बात करूं। उससे पहले आप इस जगह पे वीडियो को पॉज करके और इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। आपने डायग्राम को नोट कर लिया होगा तो अब आप लिखेंगे इस प्रयोग के प्रेडिक्शन, ऑब्जर्वेशंस। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स वाइज है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब भी
जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी अगर म्यू 0 से कम ली जाती थी, मतलब एक मिनिमम वैल्यू से कम ली जाती थी, तो क्या होता था, फोटोन आते तो थे, इलेक्ट्रॉन में उनको जो है एब्जॉर्प्शन भी उनका हो जाता था, मगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता था। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितनी बाहर निकलने के लिए ऊर्जा चाहिए उतनी तो उसको वो मिलती नहीं थी। इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए अगर 10 जूल ऊर्जा चाहिए और फोटोन आके 8 जूल दे रहा है, तो 8 जूल का उसको कुछ नहीं बढ़ेगा। 8 जूल के अंदर तो वो जो है अंदर का अंदर ही रहेगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा समझ लो कि आप किसी दुकानदार से ज्यादा बार्गेन करते हो तो दुकानदार क्या कहता है, साहब आप पैसे तो ऐसे ही दे दो, नुकसान तो ऐसे ही हो रहा है। एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन है, आप उसको एनर्जी तो दे रहे हो मगर इतनी कम दे रहे हो कि वो उस सरफेस से तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो उसके फिर वो किसी काम की नहीं है। तो जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम होती थी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं तो धारा नहीं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, व्हेनेवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन photoelectric current is zero, no matter how much intensity or applied voltage are। हिंदी में जब भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होती थी तो प्रकाश विद्युत धारा शून्य होती थी, चाहे तीव्रता या वोल्टता कितनी भी अधिक क्यों न ली जाए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। क्यों होता था इसका कारण आप साथ में समझ चुके हैं पहले। दूसरा पॉइंट, जब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तब क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली वोल्टता के बराबर या अधिक होती थी एवं आवृत्ति व तीव्रता दोनों नियत होते थे, तो वोल्टता व धारा के बीच वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता था। When the frequency of incident light is more than or equal to threshold frequency and both frequency and intensity are constant, then curve between photoelectric current and applied voltage is followed। इसमें मैं आपको अंडरलाइन कराना चाहूंगा, मैंने एक शब्द बोला, दोनों नियत हो, आवृत्ति व तीव्रता दोनों नियत होते हैं, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर कांस्टेंट। ये वर्ड अंडरलाइन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इसके अंदर है। हम ये कह रहे हैं इट इज वोल्टेज, जो वोल्टेज अपन ने दोनों के बीच में वोल्टमीटर के अंदर जो है लगाई, ये करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी मिली, जब आप इसको देखते हो तो बड़ी अनोखी घटना मिलती है कि ग्राफ, जब आपने वोल्टेज 0 लगा रखा है, आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो उस टाइम पर जब आपका वोल्टेज 0 है तब भी करंट वेरी होती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो करंट भी बढ़ती जाती है, और फाइनली एक वैल्यू की वोल्टेज के बाद ये बढ़ना बंद कर देती है, ये कांस्टेंट हो जाती है, सीधा इस एक्सिस के पैरेलल होती है। जो करंट का ये मैक्सिमम मान आया, इस मैक्सिमम मान को कहा जाता है IS। IS का पूरा नाम है सैचुरेशन करंट, हिंदी में कहते हैं संतृप्त धारा। देन इसके बाद ये इस ग्राफ की कुछ बातें समझने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग। पहली बात, जब बैटरी हटाई हुई है तब भी करंट बह रही है, बैटरी हटाई 0 वोल्टेज पे भी करंट बह रही है। ओम के नियम से V इक्वल टू IR, अगर V 0 तो I भी 0, मगर यहाँ पर जब V 0 तो I नॉट इक्वल टू 0, I नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ी बात है, बिना बैटरी के करंट बह रही है, पूरी फिजिक्स में कहीं ऐसा नहीं होता। ये बहुत अनोखी घटना यहाँ पर प्रेक्षित हुई, इसीलिए ये प्रयोग जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत अनोखा और स्पेशल प्रयोग था, तो ये रहा इसकी प्रयोग की स्पेशलिटी। देन जो ओम के नियम के अनुसार वोल्टता बढ़ाओ तो करंट बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ग्राफ अनंत तक बढ़ता ही रहना चाहिए था, मगर यहाँ पर एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो गया, तो ये भी बड़ी अनोखी बात। और देन फाइनली आपकी इच्छा होगी नहीं आ रही वोल्टेज पर करंट जो है 0 होने पर भी करंट वैरी, अपन तो करंट को 0 करके रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट वोल्टेज को नेगेटिव लगाओ,
ये वो घटना है जब मैंने बताया था x1 x2 की पोलरिटी चेंज करके कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड बनाओगे। तो इस घटना में क्या होगा, ये करंट ऐसे धीरे 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 नीचे आती हुई एक जगह पर आकर के जीरो से, जहां ये जीरो हो जाती थी वो कहलाता था -V0, नेगेटिव वोल्टेज होती थी। V0 जो था उसको कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी में कहते थे निरोधी विभव। निरोधी विभव की परिभाषा बोर्ड के एग्जाम से बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं बोल भी रहा हूं। क्या है परिभाषा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आरोपित विभवांतर का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट applied negative voltage at which photoelectric current becomes zero is called stopping potential। ठीक है, ये जो प्रयोग आपके पास में मिला, ये इसका जो ग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है। ये ग्राफ कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, आप इस ग्राफ को नोट करना और नोट करते टाइम ये तीन बातें जरूरी रूप से नोट करना। ये इस ग्राफ की मेन चीज है। मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी तो वो यही कराई थी कि दोनों कांस्टेंट है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन तीनों के बिना इस ग्राफ का कोई औचित्य नहीं। क्यों नहीं है वो अभी आपको आगे जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगली बात पर अपन चलते हैं। अगली बात क्या है? अगला तीसरा पॉइंट, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखा बट इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रखी। आपने इंटेंसिटी के दो मान ले लिए, एक ले लिया I1 और एक ले लिया I2 बड़ा है। ठीक है, तो पता है क्या होता था इंटेंसिटी बढ़ाने पर? ग्राफ तो ऐसा ही मिलता था, मगर ग्राफ नीचे से एक ही रहता था इस जगह से। ऊपर करंट जो सैचुरेशन करंट है वो दो हो जाती थी इस तरीके से। यूं ग्राफ बढ़ना शुरू होता था धीरे 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 और यूं ऊपर भाग जाता था। ये I1 के लिए, ये I2 के लिए ग्राफ मिला, ये IS1 और ये IS2। मतलब दो बातें इससे पता चलती थी। क्या पता चलती थी? पहला, जो हमारी करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इंटेंसिटी बढ़ाने पर बढ़ जाती थी। कहीं भी देख लो, इस बिंदु पे देख लो, I1 पर करंट कम थी, I2 पर करंट ज्यादा हो गई। किसी भी पॉइंट पर देखो तो पहली बात, प्रकाश विद्युत धारा जो होती थी वो तीव्रता के समानुपाती होती थी। और दूसरी बात, जो सैचुरेशन करंट थी वो भी तीव्रता के समानुपाती होती थी। सैचुरेशन करंट भी क्या होती थी? इसके समानुपाती होती थी। दो बातें अपने को पता चलती थी। तो तीसरा पॉइंट आपका लिखेंगे आप, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या अधिक हो एवं नियत हो, तो आवृत्ति को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा व संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है एवं संतृप्त धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब आप इसको और इन दोनों ग्राफों को नोट कर लीजिए हिंदी में। अंग्रेजी में, when the frequency of incident light is more than equal to threshold frequency and constant, then if we increase intensity of incident light, then current and saturation current increases. Both current and saturation current are proportional to the intensity of incident light। चलिए, ये आपके सामने ग्राफ, और आपको इस ग्राफ को दोबारा से तीसरे पॉइंट में नया नोट करना है क्योंकि इसमें दो ग्राफ हो गए। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। अगला चौथा पॉइंट, पॉज करके इसको नोट करना। और ये देखो, ये बात यहाँ पर बदल गई है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो इसको नोट करिएगा। अगली बात ये कि अब की बार हमने इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रख दिया। जो हमारी इंटेंसिटी है हमने उस इंटेंसिटी को करके कांस्टेंट कर दिया है, तो ये इंटेंसिटी होगी कांस्टेंट। मगर इस बार फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रखी।
फ्रीक्वेंसी दो ले ली, ν1 और ν2, तो ν1 छोटी और ν2 बड़ी, तो क्या होगा? अगर आप इस बात पर जो है ध्यान देना चाहते हो तो बड़ी अनोखी बात यहाँ पर भी मिलने वाली है कि इस बार सैचुरेशन करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार ये ऊपर दो डबल हुआ था, इस बार ऊपर से एक और नीचे से डबल रहने वाला है। ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, यहाँ से ये ग्राफ कुछ अलग होगा और इस तरीके से ये बढ़ना शुरू होगा और इस तरीके से आते आते यहाँ पे जीरो होगा ν1 और ν2 के लिए, ये ν1 के लिए, ये ν2 के लिए। क्या घटना मिली आपको कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो एवं अधिक या बराबर हो एवं आपतित प्रकाश की तीव्रता नियत हो, तो आवृत्ति को परिवर्तित करने पर संतृप्त धारा अपरिवर्तित रहती है, परंतु निरोधी विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। When the frequency of incident light is more than equal to threshold frequency and intensity is constant, then when we change the frequency of incident light, then saturation current remains same but stopping potential is changed. ये जो ग्राफ है इनके बीच में अगर अपन देखें, हम अगर न्यू और V0 के बीच में ग्राफ खींचे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की मोड वाली वैल्यू के बीच में ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ग्राफ थोड़ा आगे से क्यों शुरू हुआ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले तो ग्राफ था ही नहीं, उसके बाद ही ग्राफ बढ़ा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इस ग्राफ की एक और खास बात है, अगर आपने कोई एक मेटल ली, मान लो सोडियम, तो उसके लिए ऐसा मिला, तो सीजियम के लिए भी ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, मगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है, तो ग्राफ उसके पैरेलल मिल जाएगा। कोई मेटल 2 अगर होगी तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। आप इस पॉइंट को भी ग्राफ दोनों बड़ा करके नोट करेंगे। अब हम चलेंगे लास्ट और फाइनल जो है एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर, इस एक्सपेरिमेंट में और क्या खास बात ऑब्जर्व की गई। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें ऑब्जर्व की गई वो ये ऑब्जर्व की गई, ध्यान देना, ये भी बहुत जिसे कहें कि इम्पोर्टेंट वन है, इम्पोर्टेंट वन, या कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज इसके ऑब्जर्वेशंस पढ़े उनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, समझना मेरी बात को। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए आप ही हो, आपको जो है किसी आदमी को 100 रुपए देने, मान लो मुझे देने 100 रुपए, आप मेरे पास में आए और आपने मुझे 100 का नोट दिया, मैंने ले लिया। 100 रुपए देने थे आपको, 100 रुपए का दिया आपने, मैंने ले लिया। आपने मुझे 200 का नोट, 500 का नोट या 2000 का नोट दिया और का सर कीप द चेंज, मैं खुशी खुशी रख लूंगा। मगर आपने मुझे 50-50 के नोट लाके दिए, 2 नोट लाके दिए, मैंने लेने से इनकार कर दिया। 50-50 के 2 नोट ला करके दिए, आपने कहा सर चलो 50-50 के आप एक काम करो 5 नोट रख लो। 50-50 के 5 नोट होते तो 250 है, मेरे को तो 100 ही लेने थे, फिर भी मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं नहीं देता। ऐसा होता है क्या लाइफ में? ऐसा नहीं होता। मगर ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रहा है। क्या फोटोन को बाहर आने के लिए 10 जूल ऊर्जा चाहिए, आप उसको 8 जूल ऊर्जा वाला फोटोन दे रहे हो या 5 जूल वाला दे रहे हो, आप कह रहे हो भाई तू एक काम कर, एक नहीं 5 फोटोन खा करके बाहर आ जा। इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं, आऊंगा तो एक से ही बाहर आऊंगा। जो आवृत्ति है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बाहर आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ये बहुत अनोखी बात है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन, वो 4-5 फोटोनों का अवशोषण करके भी आ सकता है, मगर वो आता नहीं है। ये क्यों नहीं आता, ये ही इस प्रयोग की खासियत है। इस बात को प्रैक्टिकली अपन ने कैसे देखा, अगर एक इलेक्ट्रॉन 5-10 फोटोन खा करके आता तो थ्रेशोल्ड से नीचे भी अपने को करंट मिलनी चाहिए थी, जो मिलती नहीं। पहली बात तो यहीं पे गलत सिद्ध हो गई। दूसरी एक अनोखी बात यहाँ पर जो मिली, जो चौथा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि इधर तो फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है
वो 10 की घात -9 सेकंड से भी कम है, इतना कम टाइम लगता है। तो इतना कम टाइम अगर लगता है तो अपन कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ये हमारा चौथा पॉइंट यही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रभाव है, अर्थात दैट इज देयर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। आप इस पॉइंट को अब समझिए। अगर मान लो वो 3-4 फोटोनों का इंतजार करता है, चूंकि जो धातु है उसके अंदर करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, तो जितने फोटोन आ रहे हैं वो एक कोई मिलते रहेंगे ऐसा नहीं होगा, वो कभी कोई देगा कभी कोई देगा। और उस घटना के दौरान एक ही इलेक्ट्रॉन को 3-4 फोटोन मिलने में कई सेकंड लग जाएंगे, तो लंबा टाइम लगना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा भी तो बहुत लंबे टाइम बाद में आएगा। मगर हम क्या कह रहे हैं, हमारा तो इधर आया उधर चला गया। इसका मतलब इससे साबित होता है कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हुई। उस टाइम पर ये लोगों को पता नहीं थी, इस बात को आइंस्टीन ने बताया था। तो ये आइंस्टीन की महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। ये आइंस्टीन के इफेक्ट में अपन पढ़ेंगे। तो ये चौथी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक प्रभाव होता है। अब अपन अगले स्टेप में अगली क्लास में बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में हमारे फिजिक्स वाले फेल कैसे हो गए, ठीक है। और फिजिक्स वाले जो फेल हुए उसके बाद आइंस्टीन सक्सेसफुल कैसे हुए और क्या उन्होंने ऐसा खोज लिया जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ये अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सभी को हमारा वीडियो जो है पसंद आया हो तो ज़रूर इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।